हेलो एवरीवन, इट्स दर्शिका द्विवेदी है फ्रॉम लीला एजुकेशन सेंटर। आज मैं आप लोगों के सामने ऑडिट का रिवीजन लेके आई हूँ। ये पार्ट सेकेंड है विथ यूनिट सेकेंड। ठीक है, ये MGKVP सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए ये रिवीजन लाया गया है क्योंकि उनके अपकमिंग एग्जाम्स हैं दिसंबर में। तो ये क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए है। और भी स्टूडेंट्स जो इन वीडियोस को देख रहे हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं और आपके भी एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आपके लिए भी ऐसे रिवीजन सेशंस लेके आ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ के रेगुलर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे मात्र 2500 में आपके लिए फुल कोर्स अवेलेबल है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मात्र 2500 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यानी जिन स्टूडेंट्स का सेमेस्टर सिस्टम है उनके दोनों सेमेस्टर्स कवर होंगे और जिन स्टूडेंट्स का ईयरली एग्जाम है तो उनका ईयरली कोर्स कवर अप कराया जाएगा। हमारे यहाँ पे जो क्लासेस चलती हैं वो ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड रिकॉर्डेड मोड तीनों रहता है। जिन स्टूडेंट्स का मान लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, हम कहीं बाहर रहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। वाराणसी को बिलोंग नहीं करते तो आप बाहर हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस छूट गई, आप रिकॉर्डेड क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप वाराणसी में रहते हैं और हमारे सेंटर पे आके आप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो वेरी वेलकम है कि आप यहाँ पे आइए और हमारी क्लासेस को अटेंड करिए। तो आपको इस 2500 में क्लासेस के साथ आपको जो नोट्स हैं, ठीक है, जिन नोट्स से पढ़ाया जाता है वो नोट्स के PDF भी आपको ऐप पे हमारे अवेलेबल कराए जाते हैं। अब हमारा ऐप कहाँ पे है? आपको अगर ऐप पे विजिट करना है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, लीला एजुकेशन सेंटर टाइप करिए, प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके आप जिस भी ईयर को बिलोंग करते हैं उस सेक्शन में जाइए, वहां से स्टडी मैट सेक्शन में जाके अपना स्टडी मटेरियल जो भी है, PDFs जो भी हैं उन्हें डाउनलोड करिए और एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को। सो लेट्स बिगिन टुडे सेशन। ठीक है, फटाफट से आज यूनिट सेकेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस, अब आप लोग अगर MGKVP वाले बच्चे हैं और एग्जाम्स पास में हैं तो ऑडिट आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको लगा होगा सब एक जैसा है मैम, हम तो लिख लेंगे। बेटा इस गलत फहमी में आप मत रहिएगा, ठीक है, कि जनरलाइज मत करिएगा पूरे सब्जेक्ट को कि कुछ भी पूछा जाए तो हम यही लिखने वाले हैं, ऐसा आप इसको मत करिएगा। और मार्क्स स्कोर करने के लिए आप जो पॉइंट्स लिख रहे हैं उनको इलैबोरेट करिएगा, क्योंकि आपको लिखने पे मार्क्स मिलते हैं। यानी जितना ज्यादा आप लिखेंगे और ऑथेंटिक लिखेंगे, यानी स्टोरी नहीं लिखनी है, ऑथेंटिक चीजें लिखेंगे, उतने आपको मार्क्स स्कोर होंगे। ठीक है, तो आप अगर कहें कि ऑडिट है, थ्योरी सब्जेक्ट है तो इसमें कम मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ के जाते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं पेपर, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड चलिए हम अपना रिविजन स्टार्ट करते हैं। Now, coming to second unit, that is vouching. Vouching अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वाउचिंग से सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है कि वाउचिंग है क्या, तो वाउचिंग से एक छोटा सा वाउचर हमें दिमाग में आता है कि वाउचर से रिलेटेड कोई चीज होगी जो वाउचिंग होगी। वेरी करेक्ट, ठीक है। वाउचिंग है क्या? अगर हम वाउचिंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो हम करते क्या है, हम एग्जामिन करते हैं अकाउंटिंग बुक्स को, ठीक है, टू फाइंड आउट वेदर द ट्रांजैक्शंस आर सपोर्टेड बाय वाउचर्स और नॉट। ठीक है ना, जितने भी ट्रांजैक्शंस आपकी बुक में रिकॉर्ड किए गए हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए गए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए गए हैं, वो बिना वाउचर के नहीं रिकॉर्ड किए गए होंगे। तो जो भी चीजें रिकॉर्डेड हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उनसे रिलेटेड, उनसे सपोर्टिंग वाउचर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब अगर वाउचर्स प्रेजेंट हैं तो आपके मन में जो फ्रॉड एंड एरर का जो सस्पिशन अराइज होता कि फ्रॉड हो सकता था, एरर हो सकता था, वो वाला सस्पिशन खत्म हो जाता है क्योंकि एक प्रूफ आपके सामने है और वही ट्रांजैक्शन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है पर उससे रिलेटेड वाउचर नहीं दिख रहा है, तो यानी कुछ या तो गड़बड़ी है
या कुछ एरर है, यानी फ्रॉड भी हो सकता है या एरर भी हो सकता है, सस्पिशन अराइज हो गया, यानी अब आपको जो अपनी ऑडिट का प्रोसीजर करना है वो और अलर्ट होके करना है। ठीक है ना। 10 द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग वाउचर्स इज रेफर्ड एज वाउचिंग, यानी पूरा एक्ट जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक वाउचर को एग्जामिन कर रहे हैं, थोरो चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाउचिंग कहते हैं। नाउ वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स आर द एविडेंस, ठीक है, किस चीज का एविडेंस होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है, उसका शॉर्ट हम कहेंगे कि एविडेंस का काम करने वाला कौन होता है, वो होता है वाउचर। ठीक है, तो वाउचर प्रेजेंट है यानी कि आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो सही सही है। अब वाउचर्स में भी काफी चीजें हैं जो हमें छोटी छोटी माइन्यूट चीजें होती हैं, वो हमें चेक करनी होती है, पर वाउचर का प्रेजेंस ही अपने आप में कंफर्मिटी दे देता है कि नहीं ट्रांजैक्शन तो सही है। ठीक है, अब उसके अंदर की और डिटेलिंग हम चेक करेंगे, वो आगे हम समझेंगे, पर पहले प्रेजेंट है तो यानी थोड़ा ट्रस्ट तो बन गया कि हाँ वाउचर प्रेजेंट है यानी ट्रांजैक्शन गलत नहीं है। ठीक है ना, अगर हम वाटली बॉय की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझें तो अ वाउचर में बी डिफाइंड एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक एविडेंस है जो सपोर्ट करता है जितनी भी एंट्रीज अपीयर कर रही हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर्स। अब टाइप्स ऑफ वाउचर्स क्या, कितने तरीके के होते हैं, पहला होता है ओरिजिनल वाउचर, दूसरा होता है सब्सिडरी वाउचर। ओरिजिनल वाउचर यानी जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उससे रिलेटेड जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वाउचर है उसे हम ओरिजिनल वाउचर कहते हैं, जो वास्तव में लिखा गया वो ओरिजिनल वाउचर। ठीक है, बट अगर मेरा ओरिजिनल वाउचर खो गया तो आपके पास डुप्लीकेट कॉपीज होती हैं। डुप्लीकेट कॉपीज कैसे, जैसे कि आपने कहीं से सामान परचेज किया, ठीक है, उसने आपको वाउचर एक रसीद काट के दी, वाउचर इज द रसीद, ठीक है, रसीद आपको काट के उसने दे दी। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा एक कार्बन लगा के उनने नीचे डेटा आया होगा, है ना। ठीक है, अब आपसे वो वाउचर खो गया, आपसे वाउचर खो गया, बट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन दिख रहा है, आपने नोट डाउन कर लिया था, उसके बाद आपका वाउचर गुम हो गया। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब एंट्री की गई होगी तो नीचे डिटेल में दिया गया होगा बीइंग ट्रांजैक्शन डन विद सो एंड सो पार्टी। अब हम सो एंड सो पार्टी को कांटेक्ट करेंगे, उस डेट का जिसमें आपकी जर्नल एंट्री दिख रही है उस डेट पे हम उनको कहेंगे कि आप अपने बुक्स में जाके चेक करिए कि इस डेट पे इस अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। सामने वाली पार्टी ने आपको कंफर्म कर दिया कि हाँ हुआ है, ये ऑन कॉल हुआ, तो हम कहेंगे अच्छा अगर हुआ है तो आप बस एक है ना डुप्लीकेट कॉपी बना के हमें दे दीजिए। तो ऑब्वियसली उसके यहाँ हुआ है ट्रांजैक्शन, तो वो आराम से आपको एक डुप्लीकेट कॉपी बना के दे देगा कि हाँ हमारे यहाँ इस दिन ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो हो गया डुप्लीकेट वाउचर, दैट इज द सब्सिडरी वाउचर। ओरिजिनल जो फर्स्ट कॉपी जो आपको मिली थी, डुप्लीकेट यानी हम कहेंगे कि सब्सिडरी वाउचर वो जो आपका खो गया, वो खोना हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाना हो सकता है, वो म्यूटिलेटेड हो जाना होता है। म्यूटिलेटेड का मतलब होता है कि फेस पे अब समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, उसका जो फेस यानी जो वाउचर का फ्रंट हम कहेंगे फ्रंट साइड है, अब वो खराब हो गया है, अब उसमें क्या लिखा है, क्या चीजें हैं वो समझ नहीं आ रही, अब इंक वाइप आउट हो गई, कुछ और हो गया, वो अब समझ नहीं आ रहा, दैट इज म्यूटिलेटेड। ठीक है, तो ऐसी चीजें अगर हो गई है तो हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट कॉपी की रिक्वेस्ट करते हैं और डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करवाते हैं, उसी को हम सब्सिडरी वाउचर बोलते हैं। हम अगर ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओरिजिनल वाउचर पे हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं देन सब्सिडरी वाउचर्स। ठीक है, सब्सिडरी वाउचर्स हम एक्सेप्शनल केस रहते हैं, वहां पे हम मानते हैं, मान लीजिए कि एक बिजनेस है, वहां 80% हमारे सब्सिडरी वाउचर्स हैं, तो हम कहेंगे ना भैया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ट्रस्ट हमारा इस पे रहेगा, उसके बाद हम इस पे जाएंगे और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और ये इतना इजीली मिलता भी नहीं है क्योंकि हर पार्टी से आपको फिर जाके रिक्वेस्ट करनी है, उस डेट को बताना होगा कि हाँ इस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, वो बंदा भी जनरेट करके देना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा पाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आते हैं पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एग्जामिनिंग वाउचर्स। अब आप वाउचर जो है उसको चेक कर रहे हैं तो क्या क्या उसमें चेक करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये वाउचर जो
जनरेट हुआ है वो सही है, ऑथेंटिक है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई गबन नहीं हुआ है, कोई मैल प्रैक्टिस नहीं हुई है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहली चीज बाय द नेम ऑफ द कंसर्न यूनिट। ठीक है, अब यानी फॉर एग्जाम्पल आप राम एंड सन्स की ऑडिट कर रहे हैं, तो वाउचर जितने भी होंगे उन पे राम एंड सन्स लिखा हुआ होना चाहिए, मिस्टर राम नहीं लिखा होना चाहिए, मिस्टर श्याम नहीं लिखा होना चाहिए, मिस्टर XYZ नहीं लिखा होना चाहिए। यानी जितने भी वाउचर्स जनरेट हुए हैं वो उन्हीं के नाम पे जनरेट होना चाहिए। यानी जो भी खर्चा उनने किया होगा तो या कुछ परचेज किया होगा तो उनसे वाउचर जनरेट कराया होगा, तो वाउचर उनकी फर्म के नाम का यानी उनके बिजनेस के नाम का होना चाहिए। ठीक है, तो पहली तो नाम हम चेक करेंगे कि हमारे इस नाम का होना चाहिए, यानी जिस भी फर्म का या जिस भी बिजनेस की आप ऑडिटिंग कर रहे हैं उनके वाउचर्स उसी नाम के होने चाहिए। उसके बाद सेकेंड चीज, सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। वाउचर्स जो हैं, जब वाउचर बुक आपके पास आती है तो उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, नहीं नोटिस किया है तो अब नोटिस कर लेना, नंबर्स लिखे होते हैं वाउचर पे, तो वो सीक्वेंस में नंबर्स रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें 58 दिख रहा है, 59 दिख रहा है, फिर सीधे 61 दिख रहा है, 60 वाला गायब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमने पूछा सामने वाले से जो अकाउंटेंट था कि भैया 60 वाला गायब कहाँ हो गया, वो बोलता है वो सर जी थोड़ा गलत हो गया था, हमने निकाल के पर्ची फेंक दी। तो वो पर्ची फेंकना नहीं होता है। ठीक है, वो अगर उनने फेंका है यानी और भी गड़बड़ है, क्योंकि अगर गलत हो गया है तो वो उसे कैंसिल करते हैं। ठीक है, ऐसे क्रॉस का साइन लगा देंगे और यहाँ पे जो ऑथराइज पर्सन है उसका सिग्नेचर होगा, बट उसको बीच में से वो निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, काट सकते हैं, एक कटिंग ऐसे वाली क्रॉस कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर कर दे कि हाँ ये वाउचर गलत हो गया है, फिर दूसरा वाउचर जनरेट कर दे, बट उसमें से निकाल के फेंक नहीं सकते हैं। अगर उनने निकाल के फेंका है यानी फिर अगेन सस्पिशन अराइज हो जाना चाहिए। फिर आते हैं डेट ऑफ वाउचर। डेट ऑफ वाउचर यानी जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन की डेट होनी चाहिए। जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको वो ट्रांजैक्शन दिख रहा है वाउचर भी उसी दिन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें वाउचर पे डेट दिख रही है 31 और समथिंग और इस पे हमें दिख रही है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन का ट्रांजैक्शन है उसी दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड होना चाहिए और प्रॉपर्ली डेटेड होना चाहिए। यानी वाउचर बिना डेट का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अगर वाउचर लिखा गया है और ऊपर डेट नहीं मेंशन है तो उसका मतलब 0 है, उसकी कोई वैल्यू अपने आप में नहीं है। फिर कंसर्न विद बिजनेस होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि हमारे पास वाउचर हैं, हाँ, बट हमारे पास स्पेंसर के वाउचर्स हैं और उन वाउचर्स में अगर हम प्रोडक्ट्स देखें तो हमने परचेज क्या कर रखा है, हमने कह लीजिए चीज परचेज कर रखा है, या फिर हम कह ले कि ये ना कुछ और ऐसे आइटम्स, आटा दाल चावल, मतलब ऐसे आइटम्स हमने परचेज कर रखे हैं जो कि हमारे बिजनेस से तो एकदम भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि खाने पीने का सामान तो ऑब्वियसली हम लोग परचेज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का स्टाफ है भैया, खाता पीता घर के हैं सारे स्टाफ, तो खा लेते हैं। ठीक है, तो वो स्पेंसर से अगर उनने कुछ हम कहें स्नैक्स वगैरह वो किए हैं तो उनको हम एंटर करा लेंगे। बट ऐसा सामान जो हमें बिजनेस से एकदम भी रिलेटेड नहीं है और उसे हमने परचेज कर रखा है और हम चाहें कि उसका खर्चा हम बिजनेस में दिखा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं प्रॉपरली साइन। ठीक है, वाउचर जब जनरेट हुआ है तो लास्ट में जो ऑथराइज पर्सन है जिसको राइट है कि वो वाउचर जनरेट करके दे, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। अगर अगेन उसके सिग्नेचर नहीं है तो उस वाउचर की कोई वैल्यू नहीं है। फिर आते हैं अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स। प्रॉपर अमाउंट लिखा हुआ होना चाहिए, वर्ड्स में भी लिखा होना चाहिए, फिगर्स में भी लिखा होना चाहिए। वो इसलिए लिखा होना चाहिए ताकि बाद में मैनिपुलेशन ना हो जाए। अगर ये 2000 है, ठीक है, मैनिपुलेशन करना होगा, आगे बस 2 लगा दिया यानी 22,000 वो हो गया। बट अगर इन वर्ड्स लिखा हुआ है तो ये मैनिपुलेशन करना संभव नहीं है।
ठीक है, तो ये ऐसा होना चाहिए, यानी वर्ड्स एंड नंबर्स दोनों में लिखा हुआ होना चाहिए। कैंसिल्ड वाउचर, अगर मेरा कैंसिल्ड वाउचर है यानी हमने कैंसिल किया है तो वो भी वहां प्रेजेंट होना चाहिए, वही निकाल के फेक नहीं दिया होना चाहिए, वो सीरियली नंबर्ड हमें दिखना चाहिए। ठीक है, बीच में से कुछ निकाल के फेंका नहीं हुआ होना चाहिए, अगर कैंसिल्ड है तो भी हमें दिखना चाहिए। ठीक है, वाउचिंग इन वन सिटिंग। अब बीइंग एन ऑडिटर, अगर आप ऑडिट करने जाते हैं, ठीक है, तो वाउचिंग का जो प्रोसेस होता है वो आप एक सिटिंग में, मतलब वाउचिंग जो वाउचर्स आप चेक कर रहे हैं वो एक सिटिंग में बैठ के आप पूरा चेक कर लीजिए। वो इसलिए कहा जाता है कि आप एक सिटिंग में बैठ के चेक कर लीजिए, क्योंकि जब आप एक सिटिंग में कर रहे हैं, एक तो एक फ्लो बना रहता है, सेकेंड चीज कि उसमें से क्या चीज आपने आज छोड़ के गए, कल उनने कुछ अमाउंट एंटर कर दिए, कल उनने कुछ और चीजें एंटर कर दी, तो वो नहीं हो पाएगा। एक बार में आपने पार्टी से ले लिया सारी चीजें और शुरू से लेके अंत तक के वाउचर्स एक बार में वन गो में अगर आपने चेक कर लिए तो आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन या इंटरनल चेक कितना स्ट्रांग है, और उस हिसाब से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैकएंड ये आने लगेगा कि आपको यहाँ की ऑडिट अगर करनी है तो क्या प्लान्स एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए फर्दर। ठीक है, फिर आते हैं इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ वाउचर्स, यानी आपके जो वाउचर्स आप चेक कर रहे हैं उनकी इंडिपेंडेंट चेकिंग होनी चाहिए, यानी किसी के प्रेशर में आप नहीं होने चाहिए कि ये वाउचर आज है नहीं, इसको आप बाद में देख लीजिएगा, वो वाली वाउचर बुक जो है वो दूसरी ब्रांच में है, उसको हम मंगवा देंगे, आप तो यही है, अभी 15 दिन ऑडिट करेंगे ना, हम बाद में मंगवा देंगे, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। यानी आप फ्री होने चाहिए कि जितने वाउचर्स हैं आप सबका एक्सेस कर पाए, ये फ्रीडम बीइंग एन ऑडिटर आपको मिलनी चाहिए। फिर आते हैं सिंगल यूज ऑफ वाउचर। एक वाउचर ऐसा नहीं कि हमने डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर लिया। अब हमारे आज आया एक कस्टमर, हमने है ना क्या कहते हैं उसको 2000 का फिर से सामान बेचा, ठीक है, हमने इसका लिख लिया, अब हमारी वाउचर बुक हो रही थी खत्म, फिर दूसरा कस्टमर आया तो हमने इसी वाउचर बुक में वो 3000 का सामान ले रहा था, उसको 3000 और हमने दे दिया, और उसी वाउचर बुक में उसी पेज पे, ठीक है, हमने फिर 3000 की एंट्री एक और मार दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी पार्टी के साथ आप जितनी बार ट्रांजैक्शन करोगे उतने वाउचर्स जनरेट होने चाहिए। ठीक है, आपने भी नोटिस किया होगा कि स्टोर्स वगैरह पे अगर वाउचर्स लिखे जा रहे हैं तो आपको भी समझ में आता होगा कि जितने पार्टीज उनसे ट्रांजैक्ट कर रही है, जितने कस्टमर्स उनके पास आ रहे हैं, वो पर कस्टमर अलग अलग वाउचर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रिंटेड वाउचर्स होने चाहिए, यानी हैंड रिटन नहीं होने चाहिए। हम आज बैठे, अब हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, कोविड का सिनेरियो था, घर में कुछ काम था नहीं, तो हमने पूरी प्लेन बुक दे दी उनको और कहा कि पूरा वाउचर का फॉर्मेट तुम ही लोग बना दो पेन से, ठीक है, और उसको हम अपने स्टोर पे यूज करने लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके वाउचर्स प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए, सीरियली नंबर्ड होने चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए और प्रिंटेड होने चाहिए, हैंड रिटन नहीं होने चाहिए। कच्चा वाला भी नहीं होना चाहिए, वो जो प्रिंटेड नहीं रहता है उसको हम कच्चा वाला बोलते हैं, वो वैसा वाला भी नहीं रहना चाहिए। पेमेंट ऑफ वाउचर्स, ठीक है, जितना पेमेंट वाउचर पे दिखा रहा है उतना पेमेंट एक्चुअल में भी होना चाहिए। जैसे कई लोग, अगर हम कहें मैल प्रैक्टिसेस जब उन्हें करनी होती है तो कहते हैं पर्ची पे ये चढ़ा दो और देंगे हम इतना, और एक्चुअली भी ऐसा होता है कि वो वाउचर किसी और अमाउंट का बनता है और एक्चुअल पेमेंट किसी और अमाउंट का होता है। तो वैसा होना नहीं चाहिए, हकीकत में वैसा होना नहीं चाहिए, ऑल्दो ऐसा होता है। ठीक है, नोट अबाउट द डाउटफुल वाउचर्स। अब हमें डाउट अराइज हो रहा है, इसमें से कोई भी क्राइटेरिया जो ऊपर इतना सारा मेंशन्ड है उसमें से कोई भी चीज मिसिंग है या किसी पर्टिकुलर वाउचर में वो चीज मिसिंग है, तो हम उसका वाउचर नंबर नोट कर लेंगे। क्या प्रॉब्लम है उस वाउचर में वो हम नोट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो हो सकता है आपको n नंबर ऑफ वाउचर्स चेक करने पड़े, 50,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको एट द एंड ऑफ द ऑडिट याद नहीं रहेगा कि कौन से वाउचर में क्या प्रॉब्लम आई थी, आपसे पूछ ही लिया तो भी आपको याद नहीं आना। तो यानी जब आप वाउचर की चेकिंग कर रहे हैं तभी आपको कोई अगर दिक्कत दिख रही है तो आप तुरंत अपनी ऑडिट नोटबुक जो आपने कल पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी ऑडिट नोटबुक में हम एक मेंशन कर लेते हैं कि इस वाउचर नंबर में ये प्रॉब्लम हमें समझ में आई है, ताकि हमें अगर फ्यूचर में कभी रेफरेंस लेना हो तो आराम से उस वाउचर को हम निकाल सके। ठीक है,
फिर आते हैं सिग्नेचर ऑफ कटिंग। अगर मान लीजिए आपका यही कैंसिलेशन है, कटिंग दिख रही है, तो यहाँ ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर नहीं है तो ये कटिंग जो की गई है ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर काट दिया है, कुछ लिख के फिर काटा गया है, तो वो वैलिड नहीं है अनलेस एंड अनटिल ऑथराइज पर्सन जो है उसके सिग्नेचर ना हो। ठीक, फिर आते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। अब वाउचर्स हम चेक कर रहे हैं, बट उससे रिलेटेड भी जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, जो भी एविडेंस हम आगे पीछे चेक कर सकते हैं, उनको हम चेक करेंगे, उनको हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, फिर आते हैं यूज ऑफ स्पेशल सिंबल्स ऑफ मार्क्स। अब अगर आप ऑडिटर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स एंड मार्क्स वाउचर्स जो डिफरेंट डिफरेंट हैं उन पे आप डिफरेंट मार्क्स, अब ये वाला मार्क अब जनरली सीएस यूज करते हैं, ये उनका टिक मार्क है। ठीक है, जैसे हम लोग करेक्ट का सिग्नेचर ये लगाते हैं, उनका करेक्ट का सिग्नेचर ये होता है। ठीक है, तो आप डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी साइंस एंड सिंबल्स यूज कर, अब गंदा नहीं करना है। साइंस एंड सिंबल्स यूज करने का ये मतलब है कि आप छोटे छोटे मार्क्स अपने हिसाब से बना सकते हैं, जिससे कि अगर आपको फ्यूचर में रेफर करना हो तो आप कर सके। अब जैसे कहीं डेट में प्रॉब्लम है तो आपने एक डॉट बना दिया, कहीं अमाउंट में आपको डाउट लग रहा है तो आपने एक छोटा सा ट्राइंगल बना दिया। तो ऐसे ऐसे डिजाइने आप उनके वाउचर पे बना सकते हैं, पर इसका ये एकदम भी मतलब नहीं है कि उनका वाउचर गंदा कर देंगे। आप पेंसिल से या किसी और चीज से आप छोटे छोटे मार्क्स बना सकते हैं, पूरा वाउचर आप खराब नहीं करेंगे। ठीक है, बट हाँ ऐसे मार्क्स आप बना सकते हैं। अलाउड है, हाँ अलाउड है। एडजस्टमेंट एंट्रीज, अब मान लेते हैं कि हमें पेमेंट हुआ है एडवांस में, तो हमें वाउचर जनरेट करके उन लोगों ने दे दिया है, एक रिसिप्ट दे दी है, तो हमें जब एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन हुआ है तब हमने उसका एडजस्टमेंट किया है या नहीं किया है, इसे हमें चेक करना होगा। तो ये हम चेक करते हैं। फिर आते हैं साइन। जो वाउचर है वो मैंने आपको बताया भी, इससे पहले भी बताया था कि प्रॉपरली साइन होना चाहिए, यानी जिस पर्सन ने वाउचर लिखा है वो वाउचर जो ऑथराइज पर्सन है उस वहां पे साइन करने का, उसके सिग्नेचर्स होने चाहिए। अगर वो सिग्नेचर नहीं है तो उस वाउचर की वैलिडिटी नहीं है, यानी प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए। तो हियर आर द पॉइंट्स जहां पे आपको पता चला कि आपको क्या क्या चीजें एक वाउचर में चेक करनी है, एग्जामिन करनी है। अब एग्जाम में आएगा तो क्या आप सारे खाली ये पॉइंट्स लिखेंगे? नहीं, आप ये पॉइंट्स लिख के फर्दर एक्सप्लेन कर देंगे। इन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ना, यही चीज आप अपने वर्ड्स में फर्दर एक्सप्लेन करते जाओगे। बाकी ये पॉइंट्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो ये पॉइंट्स अगर याद करने हैं तो आराम से आप, अगर वाउचर आपके एक दिमाग में है तो भी ये आराम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पहले पार्टी का नाम होता है, फिर बंदा डेट का कॉलम भरता है, डेट का कॉलम के बाद है ना नीचे पर्टिकुलर्स आता है। ठीक है, पर्टिकुलर्स वो भरेगा कि क्या क्या आइटम लिया है आपने, फिर उसका है ना क्या कहते हैं एमआरपी भरेगा। एमआरपी भरने के बाद वो टोटल के कॉलम में जाएगा, कुछ डिस्काउंट वगैरह दे रहा है तो वो नीचे लिखेगा, कुछ है ना क्या कहते हैं सेल्स टैक्स वगैरह जो भी चीजें है, जीएसटी वगैरह। ठीक है, वो अगर टैक्सेस वगैरह हैं तो वो वहां पे देखेगा, डिडक्ट करेगा, उसके बाद आपको वो वाउचर लास्ट में अपने सिग्नेचर करके आपको दे देगा। ठीक है, तो इन सब चीजों से आपको एक फॉर्मेट याद है, तो आधे पॉइंट्स तो आपको वैसे ही याद हो गए। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे कि हाँ ये चीजें हमें चेक करनी है वाउचर में। ठीक है, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग। हम वाउचिंग करते क्यों हैं? हम वाउचिंग करते हैं इसलिए ताकि हम वेरीफाई कर पाए अकाउंट्स को। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज दिख रही हैं, ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, आप उनको श्योरिटी में आपको मिल सके कि हाँ ये सही है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए आप करते हो वाउचिंग। फिर आते हैं सेकेंड वन, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं आपके बिजनेस में, कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, कितनी क्वांटिटी में हुए हैं, किन किन चीजों के लिए हैं, उसके लिए आपको पूरा ओवरव्यू देने वाले कौन होते हैं? वो वाउचर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिक हम कहेंगे कि एक तरह से हम फंडामेंटल स्टेप कह सकते हैं आपका इस चीज का, कि फाउंडेशन है। जब आप ऑडिट स्टार्ट करते हो तो सबसे नींव, जो हम अगर बिल्डिंग की बात करें तो नींव होती है हमारी, है ना, तो नींव जितनी स्ट्रांग होगी बिल्डिंग उतनी ही अच्छी बनेगी।
तो वैसे ही हम मानते हैं कि वाउचिंग अगर हमने बहुत प्रॉपर तरीके से की है तो हमारी ऑडिट भी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है, और प्रॉपरली हम ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि वाउचिंग बहुत कायदे से होनी चाहिए। फिर नॉलेज अबाउट द ट्रांजैक्शंस नॉट कंसर्न विद द बिजनेस। अब आप जब वाउचिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ वाउचर्स ऐसे भी मिल सकते हैं जो वाउचर्स आपके सामने तो हैं पर वो उस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उनके पर्सनल एक्सपेंसेस भी उसने घुसा रखे हैं, एम्प्लॉय के पर्सनल एक्सपेंसेस भी उन्हें यही घुसा रखे हैं, तो वो सारे आप हटा दोगे। तो वो आपने एकदम इनिशियल स्टेज में ही हटा दिया, ठीक है। तो आपने जब इनिशियल स्टेज में हटा दिया तो आपने अपना आधा बर्डन कट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये चीज करने, वाउचिंग करने से आपको आगे का जो ऑडिट प्रोसीजर है वो काफी आसान हो जाता है। फिर आते हैं ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन ऑफ अकाउंट्स, अगर वाउचिंग प्रॉपर है, ठीक है, तो आपके लिए वो ऑथेंटिक हो जाता है, ऑथराइजेशन आपको मिल जाता है कि हाँ ये काम, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं ये सही सही है, आप इन पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है। एक अगर आपकी वाउचिंग एकदम सही मिली है आपको तो एक हम कह सकते हैं एक लेवल ऑफ ट्रस्ट आपका बिल्ड हो गया कि हाँ यहाँ तक का काम इनका सही है, अब आगे का काम हमें चेक करना है, बट यहाँ पे कोई डाउट नहीं था, यानी इंटरनल चेक जो सिस्टम है वो ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। फिर भी सस्पिशन रहता है, हम आगे की चीजों को चेक करते चलेंगे, वहां पे हमें एक हम कह सकते हैं कि एक बेस मिल गया कि हाँ अब इसके आगे हम मूव ऑन कर सकते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, और इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको जनरली एक्सप्लेन करने के लिए या फिर गिव योर व्यूज देने के लिए आता है, दैट इट इज वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग और वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। अगर ऐसे भी आता है और ऐसे भी आता है तो आपको लिखना उसमें एक्चुअली उसकी इंपॉर्टेंस ही है, ठीक है। तो वाउचिंग इज द प्राइमरी वर्क ऑफ ऑडिटिंग। पहला काम जो अगर हम ऑडिटिंग स्टार्ट करते हैं तो पहला काम ही यही है, कहां से हम अपनी शुरुआत करेंगे। अभी तक जो हम ऑडिटिंग के बारे में प्लान्स एंड प्रोसीजर्स ड्रॉ कर रहे थे वो हम प्लान के फॉर्म में था, हम एग्जीक्यूशन के फॉर्म में अगर आते हैं, एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो एग्जीक्यूशन के फॉर्म में सबसे पहला स्टेप हमारा वाउचिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा गया है वाउचिंग इज द प्राइमरी वर्क ऑफ ऑडिटिंग, सबसे पहला काम है ऑडिटिंग का। फिर आते हैं नेक्स्ट, वाउचिंग इज द फंडामेंटल वर्क ऑफ ऑडिटिंग। फंडामेंटल वर्क इन द सेंस फाउंडेशन है, आपका बेस है, ठीक है। आपका जितना स्ट्रॉन्ग बेस तैयार होगा उसी के हिसाब से आपकी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी, यानी आपका ऑडिट प्रोसीजर जो है आगे का फर्दर का वो उतना ही अच्छा होगा। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं फंडामेंटल वर्क है, यानी बेसिक वर्क है पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्यू डिलिजेंस लगाना होता है और अपना काम एग्जीक्यूट करना होता है। फिर आते हैं वाउचिंग इज एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। एसेंस ऑफ ऑडिटिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वाउचिंग के बिना हम ये नहीं कह सकते कि हम आगे के प्रोसीजर्स कर पाएंगे, हम अपनी ऑडिट को आगे नहीं ले जा पाएंगे अगर हमने वाउचिंग से स्टार्ट नहीं किया है तो, ठीक है, काफी टफ हो जाता है। और अगर आपने वाउचिंग नहीं की है तो कहीं ना कहीं ये आपकी भी गलती, आपने मान लीजिए वाउचिंग का स्टेप स्किप कर गया, ऑल्दो आपको आगे बहुत ही दिक्कत होगी, बट हमने मान लिया कि हमने स्किप कर गया और हम आगे बढ़ गए, ठीक है। तो भी जब अगर कोर्ट ऑफ लॉ में वो केस जाता है, कुछ दिक्कत हो गई और कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं और आपने बताया कि नहीं वाउचिंग तो हमने जनाब की ही नहीं थी, तो वो कहेंगे जनाब ये आपकी गलती थी, और फिर जो ऑडिटर है उनको जनाब जनाब करके अच्छे अच्छे पनिशमेंट्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप वाउचिंग स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं वाउचिंग इज द सोल ऑफ ऑडिटिंग। सोल है क्योंकि आपका काम ही वहीं से शुरू होना है। आपका काम कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी वाउचिंग कैसी हुई है। वाउचिंग से ही आपका आगे का जो ऑडिट प्रोसीजर होने वाला है, आप कितना किन किन एरियाज में आपको इंटेंसिव चेकिंग करनी है, किन किन एरियाज में एट द टॉप वाली चेकिंग अगर आप कर रहे हैं तो भी चल जाएगा काम, ये आपको वाउचिंग से ही पता चलता है, ठीक है।
और वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हाँ, तो बैकबोन के बिना हमारी बॉडी कोई मूवमेंट नहीं दिखा सकती है, ठीक है। तो वैसे ही अगर वाउचिंग ही नहीं करी है हमने तो ऑडिट भी कोई मूवमेंट नहीं दिखाएगा। आप भले आगे बढ़ जाएंगे बट उसका यूज कुछ नहीं निकलने वाला है, उस ऑडिट प्रोसीजर का कोई यूज नहीं निकलने वाला है। तो इसीलिए कहा गया है कि वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। जैसे हमारे लिए बैकबोन मैंडेटरी है, वैसे ही ऑडिटिंग में अगर हम बात करें तो वाउचिंग मैंडेटरी है। फिर आते हैं इसीलिए कहा गया है वाउचिंग बुक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ बिजनेस कंसर्न। बाय वाउचिंग ऑफ कैश बुक वी कैन इजिली नो ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कि वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग ऑफ कैश बुक। क्या किस किस पर्पज से हम कैश बुक की वाउचिंग करते हैं, ठीक है। पहली चीज जो हम इंश्योर करते हैं कि ऑल रिसिप्ट्स हैव बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। सारी रिसिप्ट्स रिकॉर्ड हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो पेमेंट्स हुए हैं वो सही सही हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स है, यानी हम दिखा रहे हैं कि पैसा हमने खर्च किया पर एक्चुअली हमने पैसा खर्च नहीं किया, ऐसा तो नहीं है। फिर इंश्योर करते हैं कि ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हैव प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, ठीक है। और फिर ये चेक करते हैं कि कैश इन बैंक और बैंक बैलेंस क्या है। फिर आते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, ठीक है। रिसिप्ट साइड आपकी अगर जब है कैश बुक की तो उसकी वाउचिंग आप कैसे करते हैं। तो रिसिप्ट साइड में आपको जितनी भी रिसीविंग्स हुई होंगी वो होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर कैश बुक की कर रहे हैं तो कैश समरी, ठीक है, जितनी भी कैश समरी आपकी है उसको आप चेक करेंगे, ठीक है। कार्बन कॉपीज डुप्लीकेट्स ऑफ कैश मेमो जितने भी हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। सेल्समैन की अगर है ना एब्स्ट्रैक्ट है, अगर आपके यहाँ डिफरेंट सेल्समैन है, मतलब बहुत बड़ी यूनिट है और आपके सेल्समैन मतलब आपके प्रोडक्ट्स निकालते हैं तो उनके पास भी सेल्समैन एब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी उनने कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना निकाला वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी सेल हुई है आपके यहाँ पे, तो आप उनके भी एब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं रिसीट फ्रॉम डेटर्स। जितने भी डेटर्स से अगर हमें रिसीव हुआ है, ठीक, हमने उन्हें गुड्स दे दिए थे, अब वो बाद में हमें पेमेंट कर रहे हैं तो एक्चुअली हमारे पास रिसीव हो रहा होगा, कैश आ रहा होगा, तो हम चेक करेंगे कि हमें जितना काउंटर पॉइंट्स में जितना भी है ना क्या कहते हैं उनने परचेज किया था उसके अकॉर्डिंग उनने पेमेंट किया है या नहीं किया है। जो हमारा अग्रीमेंट था कॉरेस्पॉन्डेंस में वो सारी चीजें आती हैं, यानी जो हमने अग्रीमेंट उसके अलावा भी किए हैं या और सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस में आते हैं तो हम उनको रेफर करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है टिमिंग एंड लैडिंग। ये आपसे 4 नंबर या 5 नंबर में पूछ सकता है टिमिंग एंड लैडिंग क्या होती है। टिमिंग एंड लैडिंग का मतलब होता है कि जब आपको मैनिपुलेशंस करने होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जो राम है उसने 5,000 के गुड्स परचेज किए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमने ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए। अब जब श्याम ने या किसी और ने भी अगर हम गुड्स परचेज किए 5,000 के, तब हम रिकॉर्ड करेंगे किसको, खाली श्याम को 5,000 से, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जब चेक करने वाला बंदा होगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये किसका था। हम वहां पे मैनिपुलेशन कर जाते हैं, हम ये दिखाते हैं अगर एक दिन में हमारे मान लेते हैं 500 ट्रांजैक्शंस होते हैं और सब 5,000 वाले होते हैं, 5,000 का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और 500 लोग हमसे परचेज करते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि एक आध हमने 2-4 अगर हमने गायब भी कर दिए हैं तो वो पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं टिमिंग एंड लैडिंग, यानी हम एक का हटा दे रहे हैं और फिर जब दूसरा उसी अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले वाले को हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, उसका जो पैसा आया वो हमारी पॉकेट में चला गया, ठीक है। फिर आते हैं इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें और डिविडेंड की बात करें तो सबसे पहले इंटरेस्ट, अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें पासबुक, अगर बैंक में मिल रहा है तो पासबुक में अपडेट्स आ रही होंगी, अपडेट हो रही होगी तो हमें पासबुक देखना होगा।
अग्रीमेंट चेक करना होगा। जिस भी चीज का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ऑब्वियसली अगर हम मान लेते हैं कि है ना डिबेंचर्स हैं उनसे इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, जहां से भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है कुछ ना कुछ अग्रीमेंट तो होगा, ठीक है, जिसपे मेंशन होगा कि कितना परसेंट हमें इंटरेस्ट आएगा और किस अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट आएगा, तो वो हमें अग्रीमेंट चेक करना होगा। फिर हम चेक करेंगे कि हाँ उतना ही इंटरेस्ट जितना इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें मिलना चाहिए था वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। शेड्यूल्स हम चेक करेंगे, ठीक है, कि किन शेड्यूल्स के अंतर्गत आ रहा है वो हमारे पास, और काउंटर फॉइल्स हम चेक करेंगे, यानी रिसिप्ट्स वगैरह या जो भी चीजें आपको मिल रही हैं, काउंटर फॉइल्स जो मिल रहे हैं, हम रसीद वगैरह जो हम कहते हैं उनको हम चेक करेंगे। फिर आते हैं हम डिविडेंड पे। अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है तो काउंटर फॉइल्स चेक करेंगे, ऑब्वियसली डिविडेंड वारंट चेक करेंगे। डिविडेंड वारंट में आपको मेंशन होता है कि कितने शेयर्स हैं और उस पर कितना डिविडेंड मिल रहा है। ये डिविडेंड ईयरली है, हाफ ईयरली है, कैसा है, या मंथली बेसिस पे है, ठीक है। तो ये डिविडेंड आपका हम है ना क्या कहते हैं देखेंगे कि ये डिविडेंड पे कितना आपको आ रहा है, ठीक। फिर हम पासबुक देखेंगे कि हाँ एक्चुअली हमारे बैंक अकाउंट में आया है या नहीं आया है, ये चीज हम चेक करेंगे। फिर आते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट थी हमारी सेल कर दी, ठीक है, तो हम अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं पे सेल कर रहे हैं तो हम किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं तो ब्रोकर सोल्ड नोट चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर से भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, उसको भी हम कुछ कमीशन वगैरह हम दे रहे होंगे, तो कितना कमीशन हम उसको दे रहे हैं और कितना कमीशन काटने के बाद हमें मिलेगा, तो ये सारी चीजें हमें उससे पता चल जाएंगी। फिर बैंक से भी अगर हमें एडवाइस लेनी है कि वो इन्वेस्टमेंट आ रही है तो बैंक में आ रही है तो हम कैसे एडजस्ट करें, टैक्स की सेविंग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हो जाएगी, तो अगर वो भी कर रहे हैं तो वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास एज एन एविडेंस होंगे, तो उसको भी हम देख लेंगे। फिर आते हैं कमीशन रिसीव। अगर आपको कमीशन रिसीव हो रहा है तो कमीशन आपको रिसीव हो रहा होगा तो किसी काम के बदले हो रहा होगा, तो उस काम के लिए आपको एक एग्रीमेंट आपसे साइन कराया गया होगा कि मेरा इतना इतना काम हो जाएगा, यानी मेरी सेल इतनी इतनी हो जाएगी तो आपको इतना इतना कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट आप चेक करोगे कि उस डॉक्यूमेंट में जितना लिखा है उस हिसाब से कमीशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कमीशन मिल तो पूरा रहा है, आधा इनकी पॉकेट में जा रहा है, आधा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है, ठीक है, आधा ओवर द टेबल आधा अंडर द टेबल वाला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अगर रेंट है, रेंट रिसीव हो रहा है तो हम पहले देखेंगे लीज डीड, ठीक है, हम देखेंगे कि उसमें हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या डीड में हम कह सकते हैं कि नॉर्म्स मेंशन्ड हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें रेंट मिलने वाला है, ठीक है। क्या अग्रीमेंट है, अगर अग्रीमेंट है तो क्या अग्रीमेंट है, कितने दिनों तक मिलेगा, अगर रेंट आपका दिख रहा है कि 1 ईयर बाद इनहैंस हो जाएगा बाय 10% और 11% और 20%, तो वो इनहैंसमेंट हुआ या नहीं हुआ। रेंट रोल्स अकाउंट, रेंट रोल्स अकाउंट क्या होते हैं, जब आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, हम कह सकते हैं मेरे पास 50 फ्लैट है, बहुत रईस हो गए हम तो, ठीक है, 50 फ्लैट है तो अब सबका रेंट मेरे पास आता होगा, तो हमने एक बंदा हायर कर रखा है जो इन 50 फ्लैट का रेंट क्या है सबसे वसूलने जाता है, वसूली भैया हैं, ठीक है। तो अब वो अपने पास रेंट रोल्स मेंटेन करके रखेंगे कि किन किन फ्लैट वालों से हमें रेंट मिला है, किससे नहीं मिला है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रेंट रोल्स। फिर आते हैं अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। अगर आपने कोई एसेट बेची है और उससे आपको पैसा मिला है, अगर ऑक्शन के थ्रू बेची है तो ऑक्शन नोट बुक होगी, ठीक है, अगर ब्रोकर के थ्रू बेची है तो ब्रोकर सेल्स नोट होगा, ठीक है, अगर आपने ऐसे ही सेल किया है तो आपके पास सेल डीड होगी, और कोरेस्पॉन्डेंस यानी बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो, ठीक है, जो भी रिलेटेड हैं वो, तो आपने जो भी एसेट बेची है उनसे रिगार्डिंग आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें आप चेक करेंगे कि जो अमाउंट लिखा है वो एक्चुअली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर आते हैं अमाउंट रिसीव फ्रॉम लोन इंटरेस्ट, ठीक है, अब आपने लोन दिया था, अब उसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, तो किस पार्टी को आपने दिया था, कितना इंटरेस्ट उन्हें देना था, कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देना था, वो टाइमली दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अगर टाइमली नहीं दे रहे हैं तो आपने क्या क्या काम किया उसे रिकवर करने के लिए,
ठीक है, नोटिस वगैरह भेजी या नहीं भेजी, तो ये सारी चीजें हम इसमें चेक करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट बैंक में आ रहा है तो ऑब्वियसली आप पासबुक चेक करेंगे, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टाइमली बेसिस पे एंट्रीज हुई हैं उस इंटरेस्ट की कि नहीं हुई हैं, ये आप चेक करेंगे। फिर आते हैं सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी होती हैं तो वहां पे आपके सब्सक्रिप्शंस आते हैं, ठीक है। तो जो सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं तो किन किन मेंबर ने सब्सक्रिप्शन दिया है, किन ने एडवांस में दे दिया है, किन ने अभी तक भी नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, तो उन सबका एडजस्टमेंट। तो जो कैश आ रहा है वो कैश इस ईयर से रिलेटेड है या एडवांस है या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आप यहां पे चेक कर लेते हो, ठीक है। ये था आपका कैश बुक का रिसीट साइड। अब हम यहां पे आते हैं पेमेंट साइड पे, ठीक है। पेमेंट साइड में हमने जो खर्चे किए हैं वो क्या क्या किन किन चीजों के लिए किए हैं। अगर हम यहां पे देखें वाउचिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, तो यहां पे इनवॉइस ऑफ पेमेंट, ये इनवॉइस साथ में है, इनवॉइस ऑफ पेमेंट द ऑडिटर डज नॉट मियर सीक प्रूव दैट मनी हैज बीन पेड अवे। खाली एक इनवॉइस जनरेट हो गई है कि हमने इस पार्टी को पे कर दिया है, इसका ये तात्पर्य एकदम भी नहीं है कि एक्चुअली पेमेंट हो गया है। ऐसे इनवॉइसेस तो अगर हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम 50 तो जनरेट कर सकते हैं, हम ये शो कर सकते हैं हमने इस फला पार्टी को दिया, हमने उसको दिया, हमने उसको दिया। तो खाली एक इनवॉइस जनरेट कर देना कि हमने पेमेंट किया है का मतलब ये एकदम भी नहीं होता है कि हमने एक्चुअली पेमेंट किया है। तो हमें अब चेक क्या क्या करना होता है, आइए देखते हैं। पेमेंट शुड बी ऑथेंटिक, यानी जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, उस बिजनेस के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर होने चाहिए, तब जाके वो पेमेंट होगा, ठीक है। टू चेक द रियलिटी ऑफ द पेमेंट, एक्चुअली पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लीजिए 5000 पेमेंट हुए हैं, अगर उनमें से 100 को भी आपने रैंडमली कॉल करके पता कर लिया ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली पेमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। स्टडी ऑफ पेमेंट पीरियड, किस टाइम में पेमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिख रहा है ना, तो एट द ईयर एंड हमें आए, हमें लगा बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, तो हमने एम्बिगियस पेमेंट्स दिखा दिए, हमने फर्जी पेमेंट दिखा दिए, हमने, है ना, लास्ट में देखेंगे कि 50 या 500 लोगों को हमने एंड में पेमेंट दिखा रखे, वेरियस अमाउंट से, डिफरेंट अमाउंट से दिखा रखे। तो पेमेंट पीरियड से आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा साल भर जितना भाई साहब ने खर्चा नहीं किया, दिसंबर में अचानक से उनको इतने खर्चे आ गए, जरा थोड़ा पता कर ले हम, है ना। तो आपको पेमेंट पीरियड, कब का पेमेंट कब कर रहे हो, आपने अगर पेमेंट जनरेट किया है तो वो एक्चुअली पे हुआ है या नहीं हुआ है, पेमेंट ड्यू हो गया है पर पे नहीं हुआ है तो वो क्यों नहीं पे हुआ है, ये सारी चीजें भी आपको चेक करनी होती है। एक्यूरेसी, कि जितना लिखा है उतना पे हुआ है कि नहीं, हमने जनरेट करके दिया, हाँ तो वहां पे तो हम पेमेंट दिखा रहे हैं 5000 का फिर से, बट एक्चुअली में हम पे कर रहे हैं 500 रुपए, 4500 कहाँ गए, मेरी पॉकेट में। तो वैसा नहीं होना चाहिए। Whether the payment is done is concerned with the business or not, ठीक है, हम पेमेंट तो कर रहे हैं, हमें बोला गया है कि पेमेंट बिजनेस का होना चाहिए, सही समय पे होना चाहिए। हम बिजनेस के साथ साथ क्या कर रहे हैं, अपने घर का भी पेमेंट सब कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, रुको, अपने फर्म के पैसे से हम भर देंगे। कोई घर का राशन वाशन लाना है, रुको, हम पेमेंट करना है, हम कर देंगे। तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। Whether the payment done is concerned to the right person or not, ठीक है, हमने पेमेंट दिखाया है, अब हम ऐसी पार्टी दिखा रहे हैं जैसे राम, जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। मिस्टर राम का हम एक बिजनेस दिखा रहे हैं जिनसे कि हम कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, पर एक्चुअली में ना मिस्टर राम है, ना उनका कोई बिजनेस है, और ना ही उनसे हमने कभी कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, ठीक है। हमने प्रॉक्सी एक, है ना, जनरेट कर दिया है, एक बिजनेस जनरेट कर दिया है, और उनको हम अच्छे से आराम से खूब सारे पेमेंट करते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट ड्यू है उस दिन पेमेंट होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो रीजन ऑडिटर को पता होना चाहिए कि इस दिन ये पेमेंट क्यों नहीं हो पाया,
ठीक है, जैसे जैसे पेमेंट की डेट आती है वैसे वैसे ऑडिटर को ये पता होना चाहिए कि इस दिन ये अगर पेमेंट नहीं हुआ तो ये रीजन क्या था, इस पार्टी को हमने पेमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर नहीं किया हमारे पास पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं किया, पैसे नहीं है यानी फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ थी, उस समय वो फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ कैसे हो गई, ठीक है, तो वो सारी चीजें एक ऑडिटर को पता होनी चाहिए। टू चेक द रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द पेमेंट्स, सारे रिकॉर्ड चेक करेंगे पेमेंट के रिगार्डिंग। ट्रूथनेस ऑफ पेमेंट, पेमेंट की सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है वो चेक करेंगे, ठीक है। अब अगर डिफरेंट पेमेंट्स की हम बात करें तो जैसे कैश परचेज है तो हम कैश मेमो चेक करेंगे, गुड्स इनवर्ड बुक चेक करेंगे कि क्योंकि अगर हमने परचेज किया है तो गुड्स मेमो में कुछ लिखा है, अब जब फैक्ट्री में या कहीं पे हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वो वहां पे भी सामान चढ़ा रहे होंगे फैक्ट्री गेट पे कि इतना इतना सामान ये आया है, वहां कुछ और दिख रहा है, हम दिखा रहे हैं कि हमने पेमेंट किया था 50,000 यूनिट्स का और गुड्स इनवर्ड बुक में दिख रहा है कि 5,000 माल आया है, 5,000 यूनिट्स आए, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ है। वैसे ही पेमेंट टू क्रेडिटर, अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो रिसिप्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की रिसिप्ट होनी चाहिए, मिनट्स होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर हम क्रेडिटर को दे रहे हैं तो हमारे बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, ठीक है, कि इतना माल आप हमें दे दीजिए, हमें इतने समय में हम आपको पे कर देंगे, तो कुछ ना कुछ तो साइन हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, ठीक है। फिर अगर हम वेजेस दे रहे हैं तो वेजेस के रिकॉर्ड्स, जॉब कार्ड, वेज शीट, अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ा है तो आपको वेज शीट भी पता होगा, जॉब कार्ड भी पता होगा, ठीक है। ये खाली एक बेसिस होता है जिससे कि हम जो अपने एम्प्लॉइज हैं उनका टाइम रिकॉर्ड करते हैं कि वो कितने टाइम तक हमारे यहाँ काम किया है, मतलब कितने आवर्स काम किया है, तो जितने आवर्स काम किया होता है, जितने दिन प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से उनकी वेजेस डिसाइड होती हैं, ठीक है ना, तो ये हम चेक करेंगे। फिर आते हैं सैलरीज, सैलरी दे रहे हैं तो हम सैलरी बुक चेक करेंगे, हम अपॉइंटमेंट लेटर चेक करेंगे, हम सैलरी बुक में दिखा रहे हैं 50,000, ये बंदा 50,000 हर बार मेरे से लेके जाता है हर महीने, अपॉइंटमेंट लेटर में है ना, अगर हम कहें क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर हमने सामने वाले को दिया होगा, सैलरी बुक में हमने अपने यहाँ रिकॉर्ड किया होगा, अपॉइंटमेंट लेटर में हमने दिखा रखा है 15,000, ठीक है, ये तो गड़बड़ है। फिर अग्रीमेंट क्या हुआ है, क्या लेटर है उसके पास, उससे हम चेक कर लेंगे। फिर मिनट्स, अगर आपके हम कहें कि मिनट्स हम कब करते हैं, जैसे कि आपकी की मैनेजरियल पर्सन है, उनकी जब सैलरी वगैरह डिसाइड होती है तो वो मिनट्स में मेंशन होती है कि उनको कितनी सैलरी दी जानी है। फॉर एग्जांपल हमारे डायरेक्टर्स हैं या की मैनेजरियल पर्सन में जो भी हैं, है ना, फाइनेंशियल ऑफिसर कह लो, एग्जीक्यूटिव्स कह लो, उनकी अगर कुछ सैलरी बनती है तो वो मिनट्स में मेंशन होगी कि बंदा कितना लेके जाने वाला है, तो वो हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि ये अगर इतना ले जा रहा है तो क्या मिनट्स में मेंशन है, ये चीज डिसाइड हुई थी कि अपने मर्जी से उठा के ले जा रहा है, ठीक है। काउंटर फॉइल्स ऑफ चेक, क्योंकि आप चेक के थ्रू पे कर रहे होगे तो काउंटर फॉइल्स ऑफ चेक भी आप चेक कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, देखिए लैंड, मशीन एंड बिल्डिंग, अगर आप ऐसा कुछ परचेज कर रहे हैं तो आप वो एसेट जो परचेज की होगी उससे कुछ ना कुछ आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले होंगे, ठीक है ना, तो आप उनसे क्रॉस टैली करते हैं कि हाँ ये इतने का परचेज, ये एसेट परचेज की गई है या नहीं की गई है। और जब पेटेंट एंड ट्रेडमार्क की बात आती है इन सब की, तो इनमें भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है एंड ओवर द इयर्स का होता है कि इतने साल तक आपको ये मिला हुआ है, तो उतने साल तक जो आपको मिला हुआ है तो आपने कितना उसमें खर्चा किया है वो चीजें उसमें मेंशन होती हैं, उससे आप क्रॉस टैली कर सकते हैं। अब अगर आपने हायर परचेज पे कोई चीज खरीदी है या इंस्टॉलमेंट सिस्टम में कोई चीज खरीदी है तो आप समय पे उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वो चीज चेक करना, उनका इंटरेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं एजेंट है हमारे, कोई ट्रैवल करते हैं, मार्केटिंग में है और बाबा उनको ट्रैवल करना पड़ता है तो हम कुछ कमीशन पे करते हैं, तो हम कितना कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है, और कितनी बार वो बंदा ट्रैवल कर रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हर चीज हम एक बार चेक कर लेते हैं। कितना पैसा सैंक्शन हुआ है और सैंक्शन जो कर रहा है वो ऑथराइज पर्सन है या नहीं है, ऐसा तो नहीं कि ट्रैवल कमीशन के नाम पे हम उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर्स भी बेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रमोटर्स के एक्सपेंसेस, अगर हम प्रमोटर्स ने जो अपने एक्सपेंसेस किए हैं वो ऑब्वियसली लेता है और वो ऑब्वियसली लेगा
तो उसने प्रायरली एक अग्रीमेंट किया होगा कि वो कितना लेगा, क्या लेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम उसको पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादा तो नहीं कर रहे, यानी प्रमोटर ज्यादा तो नहीं लेके जा रहा, ठीक है, कम तो वो लेके जाएगा नहीं, ठीक। फिर आते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। किस चीज का एडवर्टाइजमेंट है, ब्रोशर है, पैम्पलेट्स हैं, कि ना टीवी एडवर्टाइजमेंट है, हमने किसको हायर किया है, क्या किया है, तो ये चीजें, ये एविडेंस। अगर आपने पूछा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे हमने 1 करोड़ दिखा दिया है, ठीक है, और हम है ना, अगर हम कहें कि हमने क्या किया भैया, तुमने 1 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट क्या किया, हमने आलिया भट्ट को हायर किया है, तो हम पूछ लेंगे जरा दिखा तो दो एडवर्टाइजमेंट कहाँ आता है, आलिया भट्ट कहाँ कर रही है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एक आध क्लिप हमें भी दिखा दीजिए, हमने तो कभी देखा नहीं, तो उसी से पता चल जाएगा एडवर्टाइजमेंट हो कहाँ रहा है। हमने कहा हमने होर्डिंग्स लगवाए, बट पूरे शहर में कभी हमें कोई होर्डिंग्स दिखे नहीं, ठीक है। तो आपको उन चीजों से जज करना पड़ता है कि एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंसेस कितने दिखाएं और कितने हुए होंगे, ठीक है। इनमें कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे, ऑब्वियसली आलिया भट्ट से अगर एडवर्टाइजमेंट कराना होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए होंगे। अगर होर्डिंग्स भी लगवाने हैं इनको, तो होर्डिंग्स जो लगाते हैं, जो भी ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, उनसे कॉन्टैक्ट करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि नहीं है, वो चीजें हम चेक करते हैं। अब आते हैं डोनेशन। हम डोनेट कर रहे हैं, तो डोनेट ये चेक करना होगा कि हम ब्लैक का व्हाइट करने के लिए तो डोनेट नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं कि हम दिखा डोनेशन रहे हैं और फिर वो रिवर्स गियर में किसी ना किसी तरह वो व्हाइट होके हमारे पास आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। डोनेशंस प्रॉपर हैं या नहीं है, कि ऑन रिकॉर्ड्स ही चल रहे हैं, ठीक है, कि हम डोनेट कर दिए, अब डोनेट हम दिखा रहे हैं पर जा हमारी पॉकेट में रहा है। किसको डोनेशन? ऑर्फनेज में डोनेशन, बट गया कितना? हमारी पॉकेट में गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेमेंट ऑफ बोनस, ठीक है, बोनस वगैरह दिया है तो वो समय पे दिया है या नहीं दिया है, ठीक। फिर आते हैं पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं कुछ पैसा, कुछ ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, तो अलाउड है कि नहीं अलाउड है, उस पर इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है, और ड्रॉइंग्स कितनी अलाउड है, और ड्रॉइंग्स का अगर हम कहें कि वापस वो पैसा आ रहा है बिजनेस में या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। बैड डेब्ट्स हो गए, बैड डेब्ट्स हुए थे तो हमने राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ करके फिर हमें अगर रिकवर हो गए तो रिकवर हो गए, तो हमने उनका फर्दर फिर एडजस्टमेंट किया या नहीं किया, ठीक है। और बैड डेब्ट्स रिकवर हम दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पासबुक में दिख रहा होगा कि हाँ हमें पैसा मिला है सामने वाली पार्टी से, तो वो भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये थे आपके, हम कहेंगे कि पेमेंट साइड ऑफ योर कैश बुक। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाउचिंग ऑफ परचेज बुक। अगर हम परचेज बुक की वाउचिंग की बात करें तो यहां पे परचेज बुक क्या करती है? परचेज बुक वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है जो क्रेडिट बेस पे आपने परचेज किया है, कैश परचेज नहीं, क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सारे ट्रांजैक्शंस जो क्रेडिट परचेज से रिलेटेड हैं वो रिकॉर्डेड हैं या नहीं है। सेकेंड, द ऑडिटर शुड फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि सारी एफिशिएंसी के साथ इंटरनल चेक प्रॉपर है या नहीं है। यानी अगर इंटरनल चेक प्रॉपर है, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें कम से कम 10 लोग इन्वॉल्व हैं जो उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं अलग अलग एस्पेक्ट पे, तो वहां पे मैनिपुलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इंटरनल चेक अगर स्ट्रांग होगा तो मैनिपुलेशन कम होगा, बट अगर इंटरनल चेक वीक है तो आपके मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर आते हैं, द ऑडिटर शुड सी दैट एवरी परचेज ऑर्डर इज ऑथराइज। यानी हमने परचेज का ऑर्डर दिया पर ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर नहीं है, हम दिखा रहे हैं कि हमने परचेज किया, यानी बिजनेस से पैसा बाहर गया होगा, पर जब तक ऑथराइज नहीं हुआ है तो बिजनेस से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यानी जितने भी परचेजेस हुए हैं वो ऑथराइज्ड होने चाहिए, और जितने भी परचेज हैं उनको हम परचेज ऑर्डर से टैली कर लेंगे, क्योंकि हमने जो परचेज के लिए दिखाया, हमने दिखाया कि 50,000 रुपए का हमने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, हम ये अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं। पर परचेज ऑर्डर जो हमने दूसरी पार्टी को दिया है, ठीक है, वो मेल के थ्रू दिया होगा या हमने नोट कराया होगा, ठीक है, तो जो भी हमने नोट कराया वो हमने खाली 30,000 का नोट कराया है।
तो हम एक्चुअली पेमेंट तो 50,000 का करेंगे, किया है ऑर्डर 30,000 का, तो हमारे यहाँ गुड्स कितने का आएगा, 30,000 का आएगा, यानी 20,000 का मैनिपुलेशन हो गया है यहाँ पे। तो हम ये क्रॉस टैली करेंगे कि परचेज जितना हम बोल रहे हैं वो परचेज ऑर्डर उतने का ही गया है ना। फिर आते हैं, ये हमें इंश्योर करना होगा कि एंट्री होने से पहले, परचेज की एंट्री होने से पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कंफर्म हो गया है कि नहीं, कि ये सही ट्रांजैक्शन है। ठीक है, मतलब ऑथेंटिसिटी करेक्ट होनी चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, तब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया होना चाहिए। फिर आते हैं, इफ देयर इज सम बिल्स, ठीक है, कुछ बिल्स हैं, तो हम ये देखेंगे कि उनकी परचेज बुक में एंट्रीज प्रॉपरली है या नहीं है। जिस दिन का बिल है उस दिन की हमें एंट्री मेरी बुक में दिखनी चाहिए। अगर उस दिन की बुक में एंट्री नहीं दिख रही है तो यानी कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, अब अगर हमारी परचेज बुक है, उसको हमने अगर गुड्स इनवर्ट बुक से टैली कर लिया, यानी परचेज बुक है, परचेज बुक आपने अंदर मेंटेन करी होगी, गुड्स इनवर्ट बुक आपके फैक्ट्री के डोर पे मेंटेन हो रही होगी। ठीक है, तो जितना सामान हम अंदर नोट कर रहे हैं उतना सामान एक्चुअली हमारे पास आया है या नहीं आया है, ये चीज हम क्रॉस टैली कर लेंगे। ठीक है, फिर हम ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी परचेज बिल दिख रहे हैं वो हमारी एंटरप्राइज के नाम पे, यानी हमारे बिजनेस के नाम पे दिखने चाहिए, किसी और के नाम पे नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, अगर हमारी एंटरप्राइज के नाम पे के बिल हैं तो हम ये मानेंगे कि हाँ हमने परचेजेस कर रखे हैं। पर हाँ, अगेन इसमें भी हम चेक करेंगे कि वो सारे प्रोडक्ट्स ना परचेज हुए हों जो हमारे बिजनेस में कहीं लेना देना ही नहीं है, यूज ही नहीं होने हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि अगर हमने एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ट्रेड डिस्काउंट अगर हमने लिया है, ये ड्यूटीज पे की हैं, तो ये प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, आपके बिल्स में आपके ट्रेड डिस्काउंट्स हैं तो ये जो आपकी ग्रॉस अमाउंट होता है उसमें से डिडक्टेड होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं, अब हमने ये सारी चीजें चेक कर ली, तो हम चेक करेंगे कि इनकी कास्टिंग और पोस्टिंग प्रॉपरली हुई है कि नहीं हुई है, यानी जहां पे हमें कास्ट करना था, जहां हमें पोस्ट करना था, वो प्रॉपरली हमने डेट, फॉर्मेट, हर एक चीज, अमाउंट, पार्टी का नाम, ये प्रॉपरली पोस्ट किया है कि नहीं किया है। फिर ये इंश्योर करेंगे कि हमने ऐसा तो नहीं कि कैपिटल नेचर के परचेज किए हैं और उसे रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, ऐसा तो नहीं किया है हमने। ठीक है, फिर अगर हमारे पास मान लेते हैं ओरिजिनल बिल नहीं है तो हम पार्टी को ये जरूर कहेंगे कि आप इसकी डुप्लीकेट बिल जनरेट करवा के हमारे यहाँ पे अटैच कराइए, क्योंकि ऐसा नहीं चलता है कि अगर आपके ओरिजिनल बिल्स गायब हो गए हैं तो आपके डुप्लीकेट होने चाहिए। पर ऐसा भी ना हो कि ओरिजिनल की भी हमने, ओरिजिनल था, ओरिजिनल बिल था, ठीक है, तो ये ओरिजिनल आपके पास था, आपने एंट्री कर दी, ठीक, अब उसके बाद ये बिल गायब हो गया आपके पास से, तो हमने कहा डुप्लीकेट जनरेट करा दीजिए, डुप्लीकेट आपने जनरेट कराया और फिर से एंट्री कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये बिल इसी के अगेंस्ट आया है तो ये वाली चीज आप डबल बार रिकॉर्ड तो नहीं कर दे रहे, ये भी एक बार क्रॉस टैली कर लेना बनता है। ठीक है, फिर आप चेक करते हैं कि जितनी भी एंट्रीज की हैं वो एक्चुअली, है ना, क्या कहते हैं, उतने का ही आपने परचेज किया है या नहीं किया है। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा, जो आपको स्टेटमेंट मिला होगा फ्रॉम द क्रेडिटर्स, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने उतने का ही परचेज किया है या नहीं किया। ये हम थोड़े थोड़े समय में मांग लेते हैं, जो क्रेडिटर्स हैं उनसे हम स्टेटमेंट मांग लेते हैं, तो उनकी हमारे यहाँ से आपके यहाँ कितनी बार परचेज हुआ है, तो समय समय पे हमने मांग लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे क्रॉस टैली कर सकते हैं बीइंग एन ऑडिटर कि एक्चुअली ये उतना परचेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना बैलेंस ड्यू है। ठीक है, तो वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। फिर आते हैं कि ऑडिटर ने प्रॉपर प्रोविजन बनाया है कि नहीं बनाया है रिगार्डिंग परचेज, जहां पे हमें क्या करना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमने परचेज दिखा दिया है बट अभी तक हमारे यहाँ गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं, या हम कह सकते हैं हमने गुड्स रिसीव कर लिए हैं, अभी तक हमारे पास बिल्स वगैरह नहीं आए हैं, तो यानी दोनों में से एक चीज इनकम्प्लीट है बट हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो बाद में हमने एडजस्ट किया या नहीं किया। कई बार हम
कह लीजिए कि एट द ईयर एंड आपके प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैनिपुलेशन के लिए भी लोग दिखाते हैं कि हमने परचेज कर लिया तो पैसा चला गया होगा, परचेज कर लिया है पैसा चला गया होगा। अब हमने क्या दिखाया कि हमने सो एंड सो पार्टी से परचेज कर लिया था, 5 या 10 तारीख को हम दिखा रहे हैं कि परचेज रिटर्न हो गया, हमने परचेज रिटर्न कर लिया, तो परचेज का रिटर्न कर दिया तो पैसा वापस मेरे पास आ गया। तो ये हमने क्या किया, कैश इधर भेजा, वापस कैश हमारे पास आ गया। आ रही है बात समझ में? तो ये मैल प्रैक्टिसेस एट द ईयर एंड प्रॉफिट को एडजस्ट करने में के लिए की जाती हैं, तो वो ना हुई होनी चाहिए। फिर आते हैं परचेज रिटर्न बुक। अगर आप परचेज रिटर्न बुक की बात करेंगे तो आप सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि आपने जो परचेज किया था अब आप उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू क्या करेंगे। ऐसा नहीं कि आज सामान खरीदा, नहीं पसंद आया, तुरंत उनके यहाँ छोड़ के आ गया, ऐसे नहीं होता है। पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए कि इतने का ऑर्डर आया था, ये एप्रोप्रिएट नहीं था, या जो भी प्रॉब्लम थी हमने इसलिए ये रिटर्न किया है, और रिटर्न किया है तो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके तहत हमने रिटर्न किया। मेल्स वगैरह होंगे, कोरेस्पॉन्डेंस होंगे, चीजें होंगी जिससे आप प्रूव कर पाओगे कि हाँ इतने गुड्स हमने आपके रिटर्न किए हैं। तो प्रॉपर सिस्टम है कि नहीं? ठीक है, प्रॉपर सिस्टम होगा तभी जाके हम उस पे परचेज आपके रिटर्न पे हम ट्रस्ट कर पाएंगे कि हाँ आपने एक्चुअली परचेज किया था और फिर आपने उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिसीविंग डिपार्टमेंट ने, जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है उसने नोट्स देखे हैं कि नहीं देखे हैं। ठीक है, रिसीव किया है हमने। ठीक है, अब जो आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उनने और रिसीविंग डिपार्टमेंट ने आपके जो नोट्स हैं उनको प्रॉपरली देखा है या नहीं देखा है, हमने एक दूसरे को नोट भेजे हैं या नहीं भेजे हैं। फिर अब इन नोट्स को, जो नोट्स लिखे गए हैं, अब इन नोट्स को हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि बिल में प्रॉपर एंट्रीज हुई हैं कि नहीं हुई हैं, है ना। रिटर्न आउटवर्ड, अब जब गोडाउन में माल आ रहा था तो रिटर्न इन गुड्स इनवर्ड बुक थी, अब ये रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न कहाँ, बाहर जा रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड बुक में इसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि इतना माल जो आपकी फैक्ट्री में आया था, अब जो भी रीजन था अब वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे विथ गुड्स आउटवर्ड बुक। ठीक है, जो फैक्ट्री के गेट पे होती है, एंड he should see कि no fictitious return has been shown to manipulate accounts। ये जनरली at the year end की जाती है। ईयर एंड प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए कई बार हम करते हैं इस चीज को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिक्टिशियस परचेज दिखा रहे हैं फिर फिक्टिशियस परचेज हम रिटर्न दिखा दे रहे हैं, तो पैसा जहां था वहीं है हमारा। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल्स बुक। ये सेल्स रिटर्न हो गया है, सेल्स बुक। ठीक है, सेल्स बुक्स में क्या होता है, आप अब जो भी सेल कर रहे हो, ठीक है, वो चीजें आपकी यहां पे रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, तो यहां पे आपको एंट्रीज चेक करनी है कि आपने वही एंटर किया है ना जो एग्जैक्टली ऑर्डर में था। जितना का ऑर्डर आया आपको, अगर 1 लाख का ऑर्डर आया तो उतना ही आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है ना, वो चीज आप चेक करोगे। फिर आप ये चेक करोगे कि जो इनवॉइसेस हैं उनमें जो रेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, पर यूनिट जो रेट दिया है वही आपने अप्लाई किया है ना। ऐसा तो नहीं आपने, आपके रिश्तेदार निकल गए कि आपने, है ना, अगर कोई प्रोडक्ट है 500 रुपए का और आपने उससे चार्ज किए हैं 30 रुपीज, बस ऐसा आपने ना किया हो। ठीक है, तो जितने भी आपके यूनिट रेट्स हैं वही आपने उस ऑर्डर पे अप्लाई किए हैं, परचेज ऑर्डर जो आया था उस पे अप्लाई किए हैं कि नहीं किए हैं। फिर हम ये चेक करेंगे कि हमने जो गुड्स डिलीवर किए होंगे, सेल की है तो गुड्स डिलीवर किए होंगे, तो डिलीवरी चालान जनरेट करते हैं हम। ठीक है, उस चालान पे सामने वाली पार्टी जब गुड्स रिसीव कर लेती है तो साइन करती है अपना। तो जो डिलीवरी चालान है वो सेम है ना कस्टमर के अकॉर्ड, कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया था, यानी कस्टमर ने अगर 50 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दिया था तो डिलीवरी चालान में भी 50 प्रोडक्ट्स ही होने चाहिए, 51 नहीं होने चाहिए या 49 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जो कस्टमर का ऑर्डर था उसी अकॉर्डिंग, उसी सेम आपका डिलीवरी चालान होना चाहिए।
तो वही प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्वांटिटी सब में दोनों में सेम होनी चाहिए। ठीक है, हमने एक प्रोडक्ट का 50 यूनिट मांगा तो सामने वाला भी 50 यूनिट ही हमें देगा, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, he should see that proper excise duty sales tax have been charged in the invoice। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स कुछ हमने चार्ज करना है तो वो प्रॉपरली चार्ज हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें कोई रिबेट वगैरह चाहिए तो उसके लिए हमने प्रॉपरली सामने वाली पार्टी को बताया होना चाहिए, प्रॉपर डिक्लेरेशन होना चाहिए कि हाँ इन सब चीजों में मैं इतनी रिबेट चाहिए या इस तरीके से चाहिए। ठीक है, और सामने वाली पार्टी उस चीज पे अग्री होनी चाहिए। तो इसके लिए भी आप करस्पॉन्डेंस चेक करते हो, क्योंकि इसका डिस्कशन आप मेल्स वगैरह के थ्रू करते हो, क्योंकि ऑन वर्ड्स तो सामने वाला डिनाई कर सकता है, बट अगर कुछ करस्पॉन्डेंस है, मेल्स वगैरह हैं, तो वो सामने वाली पार्टी आप पे डिनाई नहीं करेगी। ठीक है, now he should find out the invoices have been drawn as per the terms of the payment agreed। यानी जो इनवॉइस जनरेट हुई है, अब हमने बोला था कि हम आपके यहां से परचेज करेंगे अगर आप हमें 5% डिस्काउंट देते हैं तो। ठीक है, तो जो अग्री हुआ था, जो टर्म्स एंड कंडीशन अग्री हुई थी उसी पे सेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जब सेल बात पहले कुछ हुई थी जिसपे हम अग्री हुए थे और बाद में हम पलट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अब जो बिल्स एंड इनवॉइसेस प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी रेट वगैरह हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि जो हम जितना ऑर्डर आया था, जितना हमें प्लेस किया गया था, है ना, उतना ही हमने उनको दिया है और उसी अमाउंट का दिया है जितने का हमारा प्रोडक्ट है। इसे क्रॉस टैली एकदम शॉर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर सामने वाले को गुड सस्ते में मिल गया तो वो कभी आके आपको नहीं बताने वाला है कि भैया ये सामान 500 का था, आपने तो 85 रुपए चार्ज किए। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये शॉर्ट होना पड़ेगा। ठीक, फिर हम देखेंगे जितने भी चलान्स जनरेट हुए हैं वो एक्चुअली रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उन्हें हमें बिल के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। ठीक, फिर आते हैं हम ये चेक करते हैं एट द लास्ट कि जितनी भी एंट्रीज हमें करनी थी, लेजर में पोस्टिंग्स करनी थी, वो हमने प्रॉपर की हैं या नहीं की हैं। यानी ऑल द क्रेडिट सेल जितनी भी हैं वो करेक्टली पोस्टेड होनी चाहिए अपने कस्टमर के अकाउंट में। ठीक, फिर आते हैं हम सेल्स रिटर्न बुक पे। ये लास्ट टॉपिक हमारे इस सेशन का, यानी आपकी यूनिट 2 का सेल्स रिटर्न बुक। अगर हम सेल्स रिटर्न बुक की बात करें तो यहां पे जितना भी रिटर्न होता है, यानी आपने सेल कर दिया और सामने वाले कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया, वो इस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये एक लेजर बुक, मतलब हम जो आपकी सेल बुक होती है उसी के थ्रू हम एक लेजर क्रिएट करते हैं सेल्स रिटर्न बुक का। उसमें हम सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड करते हैं। यहां पे एम्प्लॉय को जितने भी सेल्स रिटर्न आ रहे हैं उसका प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम लगाना चाहिए, यानी क्रॉस टैली करना चाहिए कि ये ऑर्डर आया, रिटर्न होके आया है तो फिर से इन्वर्ट हो रहा होगा, हमारी फैक्ट्री में इन्वर्ट हो रहा होगा, गेट पे एंट्री हो रही होगी, सामने वाली पार्टी ने कितना रिटर्न किया है और हमारे यहाँ एक्चुअली में कितना माल वापस रिटर्न होके आया है, ये क्रॉस टैली हो जाना चाहिए। फिर जितना, अगर मान लीजिए आपने पेमेंट ले लिया है तो पेमेंट आप रिटर्न करेंगे। ठीक है, या आपने अगर, है ना, ऑब्वियसली ये क्रेडिट पे अगर होगा और आपने पेमेंट अभी तक नहीं की, सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं किया है, तो कितना पेमेंट अब उन्हें करना है, वो पेमेंट अब एडजस्टेड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप चेक करोगे। फिर अगर रिटर्न हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई ऑथराइज पर्सन होगा, जब वो हाँ बोलेगा तभी आप सेल रिटर्न करवा सकते हो, वरना कोई ऐसे आसानी से सेल की रिटर्न नहीं करा सकता है। यानी जो रिटर्न होना है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। फिर आते हैं, अगर आपको कोई भी सस्पिशन लगता है कि ये एट द ईयर एंड दिखाते हैं कि सेल हो गया, फिर हमें, है ना, अपना प्रॉफिट कम करना है तो हमने दिखा दिया, सॉरी, प्रॉफिट हमें ज्यादा दिखाना है तो हमने दिखा दिया कि सेल हो गई तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दिसंबर में हमने ऐसा दिखाया
या हम कह लीजिए मार्च क्लोजिंग में हमने ऐसा दिखाया और अप्रैल 15 या 20 तक हमने सेल का रिटर्न दिखा दिया। तो ऐसा अगर आपको सस्पिशन अराइज हो रहा है तो आपको बस करना क्या है कि आप उस पार्टी को कॉल कर लो, पार्टी से आप उनका स्टेटमेंट जनरेट करा लो कि आपने यहां से कितनी बार परचेज किया और कितनी बार रिटर्न किया है। वो जैसे ही अपना स्टेटमेंट जनरेट करके दे देंगे वैसे ही आपके यहाँ के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी कि सस्पिशन, ये जबरदस्ती की सेल दिखा रहे हैं फिर जबरदस्ती की सेल रिटर्न दिखा देते हैं, तो उस चीज को आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां पे आपकी सेकेंड यूनिट होती है द एंड। So students who are interested to join our regular batch are most welcome, and जो MGKVP के अभी वाले जो बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम आपके लिए और भी सेशंस लेके आने वाले हैं। ये ऑडिट का सेकेंड यूनिट खत्म हो गया, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट भी हम लोग बहुत जल्दी ही खत्म कर देंगे। और सो stay tuned with us. Till then, bye bye and take care.